दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 30 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले हमने वन लाइनर क्वेश्चन की 1000 क्वेश्चन की क्लास को जो है वो पूर्ण जीके को एक ही क्लास के माध्यम में हमने कवर किया था। उसकी वीडियो भी डाल रखी है, वो भी आप देख लेना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चर्चा करेंगे भर्ती पे। देखिए, आगामी भर्ती रैली को लेकर आए दिन बच्चों के मैसेज कॉल रहते हैं कि सर भर्ती कब होगी। देखिए, आपके मैसेज भी सही है, क्योंकि प्रत्येक जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको उम्मीद होती है, एक तारीख का इंतजार होता है। तो देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। सबसे पहले जब भर्ती हुई थी, पहली भर्ती हुई थी 17 अप्रैल से, उस समय भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि एक वर्ष में 2 भर्तियां क्या है करवाई जाएगी। तो अनुमानित डेट के अनुसार नवंबर या दिसंबर के आसपास जो है वो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप समय रहते हुए तैयारी करें, क्योंकि आप सबने देखा था, परीक्षा का भी लेवल देख लिया है, पैटर्न भी देख लिया है। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले परीक्षाएं होती थी, उसी पैटर्न पे परीक्षा हुई है। दूसरा, देखिए लेवल की अगर बात करें तो लेवल में भी कोई बदलाव नहीं होता। सिर्फ बदलाव जो हुआ था वो करंट अफेयर से हुआ। पहले करंट अफेयर नहीं पूछा जाता था, अब जो है वो लगभग यानी कि जीके की अगर हम बात करें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से भी पूछे जा रहे थे। और करंट अफेयर भी हार्ड लेवल का, आंकड़ों लेवल का नहीं पूछा जा रहा था। राज्यों के राज्यपाल या मुख्यमंत्री ही पूछे जा रहे थे, या स्पोर्ट्स से करंट अफेयर पूछे जा रहे। तो आप साथ साथ रीड करते रहिए। जनवरी से लेकर, यानी 2023 की जनवरी से लेकर जो है वो साथ साथ करंट अफेयर पढ़ते रहिए। उन्हीं में से क्या है, नॉर्मल करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर कि लेवल कैसा रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, लेवल ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता और इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है। हाँ, टॉपिक जो है वो सभी कवर किए गए हैं, लेकिन उसमें से क्या है, सार पूछा जाता है। हम प्रत्येक वीडियो में बात करते हैं कि 2,500 से 3,000 मध्य ही आर्मी का पैटर्न है। इससे ज्यादा क्वेश्चनों का पैटर्न नहीं है। उन्हीं क्वेश्चनों को दोहराया जाता है, बार बार उनको भाषा में बदलाव करके उन्हीं क्वेश्चनों को दोहराया जाता है। तो देखिए, हमने 2012 से लेकर 2023 के मध्य ओरिजिनल पेपरों का 300 पेपरों का हमने सार निकालकर एक पीडीएफ बनाई है, जिसमें अभ्यास प्रश्न यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2,500 प्रश्नों की एक पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है। आप इस पीडीएफ से ये देख सकते हैं कि 2012 के बाद जितनी भी परीक्षाएं लगी है, 2021 की या 2019 की या हाल ही में परीक्षा लगी है, उसमें से 70% क्वेश्चन जो है वो पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब की बार 30% क्वेश्चन जो है वो, यानी कि बात करें हम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे गए थे। इन्हीं पीडीएफ में से 2012 से 2023 के मध्य जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी उन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ, करंट अफेयर को छोड़कर। तो इसलिए हमने 300 पेपरों का सार संग्रह हमारे सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। उसका लिंक भी कॉमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ को रीड कर लेना। ये 4200 क्वेश्चन की पीडीएफ उन विद्यार्थियों के लिए डाली है जो विद्यार्थी थ्योरी पढ़ने के इच्छुक नहीं होते। वो कहते हैं कि सर ये वन लाइनर क्वेश्चन है, पूर्ण सिलेबस को 4200 क्वेश्चन में क्या है कवर किया गया है। ये भी सेरडा क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, तो आप इसको रीड कर लेना। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं और वीडियो की स्क्रीन में भी हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, तो आप किसी भी समय हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल के मध्य संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है। यानी बीजक जो है वो एक पुस्तक है, उसके रचनाकार या उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है कबीर दास। कौन है? कबीर दास की एक ही पुस्तक पूछी जाती है। दूसरी एक पूछी जाती है कबीर पंथ, ये भी याद रखें, कबीर पंथ किसकी पुस्तक है, तो कबीर पंथ जो है वो भी किसकी है, कबीर दास की पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुई थी। देखिए, मुगल वंश की स्थापना 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई, किस युद्ध के पश्चात हुई, या इसके संस्थापक कौन थे। तो देखिए, मुगल वंश की स्थापना जो है वो किस युद्ध के पश्चात हुई थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात हुई। अब बात करें समय कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी के अंदर इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 के अंदर युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, ये भी पूछा जाता है। तो युद्ध जो है वो बाबर व इब्राहिम
बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने जो है वो किसको पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित यानी हराने के बाद जो है वो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की क्या है स्थापना हुई थी या नींव रखी गई थी, ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। आपने अब तक गुजरात की जीवन रेखा पढ़ा, तो देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है वो नर्मदा को कहा जाता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य की जो है वो जीवन रेखा कहा जाता है। अब देखिए नर्मदा नदी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इनका उद्गम पूछा जाता है, उद्गम जो है वो अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होता है। कहां से राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है, इंपोर्टेंटली है। फिर इसका पूछा जाता है विपरीत दिशा में बहने वाली नदी, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली या विपरीत दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नर्मदा नदी है। मुख्यतः पश्चिम दिशा में बहने वाली 5-6 नदियां हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो नर्मदा पूछी जाती है। नर्मदा और दूसरी पूछी जाती है ताप्ती। दो ही प्रमुख नदियां पूछी जाती है, दोनों विपरीत दिशा में बहने वाली नदी है। विपरीत दिशा में बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। यह भी आप याद रखेंगे। इसका उद्गम पूछा जाए तो अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और दूसरा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, यानी स्थिति पूछी जाती है इसकी, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य यह नदी क्या है, बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। देखिए किसके शासनकाल में क्या है हुई थी। देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम जनगणना, पहली बार जनगणना जो है वो कब हुई थी। देखिए पहली बार जनगणना जो है वो 1871 में हुई थी। नियमित पूछी जाए या पूर्णतः पूछी जाए, नियमित या पूर्ण रूप से पूछी जाए तो कब हुई थी, 1882 के अंदर हुई थी। प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगर पूछा है नियमित रूप की जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अवघोष किसके दरबारी विद्वान थे, यानी अवघोष जो है वो किसके दरबारी क्या है, विद्वान हुआ करते थे। तो किसके विद्वान थे, तो कनिष्क के विद्वान थे। किसके थे, कनिष्क के विद्वान थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती। देखिए यहां दो क्वेश्चन पूछे, सर्वाधिक वर्षा या कम वर्षा। तो सबसे कम वर्षा कहां होती है, लेह में होती है। लेह जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में। अधिक ज्यादा पूछी जाती है, अधिक सर्वाधिक कहां होती है, तो मासिन राव या मासिन राम मेघालय में होती है। और मासिन राम को क्या है, मेघों का घर कहा जाता है। मेघों का घर किसे कहा जाता है, तो मेघालय को कहा जाता है। और मासिन राव स्थान है जहां सर्वाधिक क्या है वर्षा होती है। न्यूनतम या सबसे कम वर्षा जो है वो कहां होती है, लेह केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह, यानी दक्षिणवर्ता कह सकते हैं या विपरीत बोल सकते हैं, विपरीत बहने वाले घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, तो कौन से ग्रह हो जाएंगे, अरुण और शुक्र दो ग्रह हैं। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाले या विपरीत दिशा में घूमने वाले सूर्य के चक्कर लगाने वाले दो ग्रह अरुण और वरुण। बाकी जो ग्रह हैं वो किस दिशा में करते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर क्या है परिक्रमा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाल ही परीक्षा में पूछा गया। तो संयुक्त राष्ट्र का संघ का सदस्य भारत कब बना था, तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें 1945 में बना था, जिस समय इसकी क्या है स्थापना हुई थी। स्थापना के समय जो है वो क्या है, इसमें क्या है शामिल हुआ था। अब स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी
स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1945 में, यानी स्थापना के समय ही। फिर इसके स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो 5 हैं, ये भी याद रखेंगे। अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 10। अगर आपसे कुल पूछा जाए तो कितने सदस्य हैं? कुल 15 है, जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश 5 हैं, अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। कुल अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हैं? 15 हैं। स्थापना अगर पूछी जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो स्थापना के समय, यानी 1945 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक पूछा जाता है। संस्थापक कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा जो है वो क्या है? अनुसंधान केंद्र के, परमाणु अनुसंधान केंद्र के क्या है? संस्थापक कह सकते हैं या प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं। और परमाणु ऊर्जा के जनक जो है, भारतीय जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। फिर पूछा जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, एक केंद्र पूछा जाता है तो कहां स्थित है? मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र। अगर राज्य दिया हो तो महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी जो क्या है? मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की तीसरी सबसे बड़ी, यानी भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? यानी सांबर झील जो है वो खारे पानी की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अब पहली भी पूछी जाती है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। हाल ही में पूछा गया था। स्थान भी पूछा जाता है तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में। दूसरी अगर पूछी जाए तो कौन सी है? पुलिकट, पुलिकट झील। दूसरी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट, जो कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है? स्थित है। तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? या शक संवत की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए, कनिक्स ने की थी। अगर वंश पूछा जाए तो कुषाण, कुषाण वंशी राजा, कुषाण वंशी राजा कनिक्स द्वारा की गई थी। अब बात करें समय कब की गई थी? तो 78 ईस्वी में की गई थी। ये कंफ्यूजन करता है आपको, ऑप्शन में ईसा पूर्व भी मिलेगा, ईसा पूर्व भी मिलेगा। ये ध्यान रखें, 78 ईस्वी में किसने की थी? कुषाण वंशी राजा कनिक्स द्वारा क्या है? शक संवत की क्या है? शुरुआत की गई थी। 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? यानी लोहा स्तंभ का निर्माण, देखिए इसको लोहा स्तंभ या दिल्ली लोहा स्तंभ भी कहते हैं। दिल्ली लोहा स्तंभ कहां स्थित है या इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका क्या है? निर्माण करवाया था। और इसको दिल्ली लोहा स्तंभ भी कहा जाता है। स्थान की अगर बात करें कहां अवस्थित है, तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ये भी याद रखें, स्थान भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? यानी संविधान के भाग 9 के अंदर जो है किसका वर्णन है, किसको दर्शाया गया है? तो ग्राम पंचायत का क्या है? विवरण दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का विवरण या क्या है? उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मूल कर्तव्यों का वर्णन पूछा जाता है, एक अनुच्छेद पूछा जाता है, एक भाग पूछा जाता है। दोनों ही पूछे जाते हैं, दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है, किस अनुच्छेद में विवरण है? तो अनुच्छेद 51 क के अंदर है। अगर आपसे भाग पूछा जाए, अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4 के अंदर क्या है? इसका वर्णन मिलता है मूल कर्तव्यों का। अगला क्वेश्चन देखिए, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा स्थान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। वो कहां स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए धोलावीरा, धोलावीरा स्थान और दूसरा लोथल। धोलावीरा और लोथल दोनों जो है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह।
बंदरगाह हैं। अब बात करते हैं धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ जिले के अंदर स्थित है। और लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात राज्य के अंदर, दोनों ही क्या है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित हैं। तो यह ध्यान रखिए प्रमुख बंदरगाह सिंधु घाटी के कौन से थे, धोलावीरा और लोथल, दोनों कहां स्थित है, गुजरात के अंदर। धोलावीरा कहां स्थित है, कच्छ जिले के अंदर स्थित है, और लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर क्या है, स्थित है। अगर राज्य पूछा जाए तो क्या है, गुजरात राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किस शासक ने किया था, यानी बाजार नियंत्रण की जो है रूपरेखा जो है वो किसने, उसकी रेखा में सुधार किस शासक ने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी क्या है, सुधार किया था। अगला देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है, या किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में जो है वो क्या है, लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में क्या है, लिखी गई है। और किसकी रचना है ये रामचरितमानस जो है वो, तुलसीदास की, तुलसीदास की रचना है, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शासक के दरबार में नवरत्नों की, किस शासक के दरबार में नवरत्नों की एक क्या है, मंत्री परिषद की बैठक या मंत्री परिषद क्या है, थे, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये क्या है, नवरत्नों की एक मंत्री परिषद की क्या गठन की क्या है, कमेटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर की रासायनिक संरचना, संगमरमर की रासायनिक संरचना, या आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बदले जाते हैं, बस छोटा छोटा बदलाव किया जाता है। अगर आपसे संरचना पूछी है, संरचना या रासायनिक नाम दोनों ही एक ही बात होती है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाई क्या है, कार्बोनेट। एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये सूत्र CaCO3 जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी संगमरमर का क्या है, रासायनिक क्या है, सूत्र है। और संगमरमर उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, ये भी ध्यान रखें। ताजमहल के निर्माण में कौन सा पत्थर लगा हुआ है, तो संगमरमर का ही पत्थर क्या है, यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन था। कौन था, लॉर्ड रिपन था। और हंटर कमीशन जो है वो ये क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा को जांचने के लिए क्या है, कमेटी का क्या है, गठन किया गया था। इस समय भारत के क्या है, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, या बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे पूछा कौन था, तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि भाषा ही बदली जाती है, ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है आर्मी का, सिर्फ भाषा में ही बदलाव किया जाता है। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, या इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। एक समय भी याद रखे, समय भी पूछा जाता है, तो 1905 के अंदर जो है वो क्या है, बंगाल विभाजन क्या है, हुआ था। किसके शासनकाल में होता, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो देखिए हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रेबीज। हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग कहते हैं। ये रोग जो है वो बंदर या बिल्ली या कुत्ते के काटने से क्या है, ये रोग होता है। यह जाने कि हाइड्रोफोबिया रोग को ही क्या है, रेबीज रोग कहा जाता है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि रेबीज जनित रोग है, यानी किस जनित रोग है, तो रेबीज जो है विषाणु या इसको बोलते हैं वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग है रेबीज एक, जो क्या है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से क्या है, यह रोग संक्रमित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, या जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, तो इसका हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। और ढूंढ रेखा हाल ही परीक्षा में पूछी गई थी, तो ये ढूंढ रेखा जो है वो कहां है, अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है, तो वो है ढूंढ रेखा। जो सबसे यानी कि भारत की सबसे कम जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। उस रेखा का क्या नाम है, तो ढूंढ रेखा है। अधिक भी पूछा जाए तो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश, ये भी नोट कर लें, बांग्लादेश के साथ लगती है
96 किलोमीटर की रेखा लगती है। फिर बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा ज्यादा पूछी जाती है, तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो 38वीं समांतर रेखा उसको क्या है कहा जाता है। और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा भारत और चीन के मध्य क्या है अस्थित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना दूसरा उपदेश कहां दिया? प्रथम भी पूछा जाता है, प्रथम भी पूछा जाता है, दूसरा भी क्या है पूछा जाता है। प्रथम दूसरा उपदेश कहां दिया था, तो राजगृह में दिया था। कहां दिया था? राजगृह में दिया था। प्रथम कहां दिया था? सारनाथ में। दोनों ही उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? भाषा पूछी जाती है, तो किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया गया था। हो सकता है भाषा पूछी जाती है, तो पाली भाषा में दिया था। पहला सारनाथ में दिया था, दूसरा राजगृह में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। किन रसायनों का क्या है प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा सिल्वर जो है ब्रोमाइड का उपयोग जो है वो कृत्रिम रूप से क्या है वर्षा कराने के लिए क्या है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरा कोयला किस कोयले को कहा जाता है? देखिए कोयला जो है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, जिसमें से भूरा कोयला पूछा जाता है, या ज्यादातर उच्च कोटि का कोयला पूछा जाता है, या निम्न कोटि का। तो भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। उच्चतम कोटि का कोयला जो है उच्चतम कोटि का कोयला जो है एंथ्रोसाइट को कहा जाता है, क्योंकि 85% से अधिक क्या है इसमें कार्बन की क्या है मात्रा होती है, प्रदूषण की मात्रा नहीं होती। फिर बात करते हैं निम्न कोटि का, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न कोटि का कोयला किसे कहा जाता है? निम्न कोटि का कोयला जो है वो किसको? पीट कोयले को कहा जाता है। पीट कोयले को कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 20% से भी क्या है कम होती है। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा या अम्लों का राजा बोला जाता है। इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है अम्लों का राजा। रसायन जो होते हैं अम्लों को ही कहा जाता है। तो कौन सा होता है? H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, रसायनों का राजा या अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर दांत के इलाज में किस दर्पण का प्रयोग करता है? या दंत चिकित्सक जो है वो किस दर्पण का उपयोग करता है? हाल ही में अवतल दर्पण से रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाड़ी की हेडलाइट में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। किसका? दंत शिक्षक या कान नाक के डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जो यूज करते हैं वो अवतल दर्पण द्वारा प्रयोग किया जाता है। या तो दांत का पूछ लिया जाता है, या कान आंख नाक का पूछ लिया जाता है। तो तीनों का क्या है अवतल दर्पण हो जाएगा। और गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ये भी हाल ही परीक्षा में क्या है पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक पदार्थ को उसी अवस्था में बार बार परिवर्तन किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद क्या है तीसरा पदार्थ क्या है निकल कर आता है या तैयार होता है, उसी पदार्थ में परिवर्तन नहीं किया जाता। कोयला का जलना जो है वो उसको दोबारा परिवर्तन नहीं किया जाता, तो ये क्या है रासायनिक परिवर्तन। पानी का उबलना ये क्या है एक भौतिक परिवर्तन है, इसको दोबारा उसी में परिवर्तन किया जा सकता है। कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। धातु पर जंग लगना भी क्या है एक रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था साइंस में, और अम्लों से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा था, और एक सिंधु घाटी सभ्यता जी सर्वाधिक क्वेश्चन जो है पूछे गए थे एक जनगणना से। ये 4-5 टॉपिक है, इनको अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे थे डेफिनेशन। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और सेडा क्लासेस परिवार को सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। सब्सक्राइब करें सभी सेडा क्लासेस प्लेटफॉर्म से क्या है आप जुड़े हैं, जिनका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।